यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मई का इसका हम लोग यहाँ तक देखेंगे। यूपी पीसीएस का टेस्ट यहाँ पर पहला रहेगा फुल लेंथ पेपर, ठीक है। फुल लेंथ पेपर यहाँ पर पहला है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा, जो यूपी पीसीएस के जो यहाँ पर पूरा टॉपिक रहता है फुल सिलेबस, उस पर यहाँ पर पूरा पेपर ही है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 150 क्वेश्चन है। पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ हम लोग यहाँ पर इसको कवर करेंगे, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने यहाँ पर एक पेपर और किया था, जैसे कि फोरामेस का किया, ठीक है। और उसके साथ साथ एक पेपर यहाँ पर और किया, करीब 2 पेपर हम लोग ने यहाँ पर कवर किए थे। तो अभी आप देख सकते हो कल DIS का भी किया था क्वेश्चन, जो फुल टेस्ट यहाँ पर दूसरा है उसका। आते क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये बोला है कि विन संरचना के संबंध में विचार करना है। ये अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना होती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि विन संरचना भी अवसादी चट्टान से निर्मित है और इसमें कहीं कहीं जीवाश्म के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। सेकेंड बात है, भवन निर्माण पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व अधिक है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि विन संरचना लाल बलू पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से निर्मित एक ऐसी संरचना होती है जिसमें धात्विक खनिज संसाधन इसका अभाव रहता है, न कि प्रचुरता। और भवन निर्माण के लिए पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व अधिक होता है। तीसरा, इसमें धात्विक खनिज की प्रचुरता नहीं होती, कमी होती है, ठीक है, अभाव होता है। तो 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित पर बताने कौन से यहाँ पर इसमें सही है। पहली बात है, सर्वप्रथम बलवन द्वारा दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाली, काम्पिल और जलाली में 4 किलों का निर्माण किया गया था। दूसरे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली को हजरत ए दिल्ली या प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जानते थे, ठीक है। और इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना को अपनी राजधानी बनाया, जिसे कुब्बा इस्लाम या इस्लाम की शक्ति भी कहा जाता था, ठीक है। सर्वप्रथम बलवन द्वारा दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाली और कंपिल को जलाली के 4 किलों का निर्माण कराया गया था। सेकेंड बात है, इल्तुतमिश के शासनकाल में इसको दिल्ली के हजरत दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा था। बताया मैंने आपको ये बात, है ना, करेक्ट है अभी। तो दोनों बातें सही है, आंसर ठीक। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से चोटियों को उनकी ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। ऊंचाई के क्रम में देखो, पहले तो आपका आएगा क्या? माउंट एवरेस्ट सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है। माउंट एवरेस्ट के बाद आती है कंचनजंगा, ठीक है। फिर मकालू, यहाँ पे मकालू दे रखा है तो मकालू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा, मतलब धौलागिरी। धौलागिरी मकालू नेपाल में 8481 मीटर और धौलागिरी 8172 मीटर नेपाल, राइट। नंगा पर्वत भारत में आएगा। उसके बाद चौथा 8126, 2 3 4 इसका हो गया और हो जाएगा पहला। उसके बाद अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कितना है? अन्नपूर्णा आपका है नेपाल 8078। करेक्ट आंसर 2 3 4 1, 2 3 4 1 सी करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन आते, क्वेश्चन नंबर 4 बोला निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें रजियप ने प्रथम अभियान ग्वालियर पर किला, तदुपरांत रणथंभौर पर हमला किया था। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? रजिया ने प्रथम अभियान रणथंभौर पर किया था, तदुपरांत ग्वालियर पर हमला किया था, ठीक है। ये बात क्या है? करेक्ट है। दूसरा, रजिया के समय ही राजतंत्र और चालीसा का संघर्ष प्रारंभ हुआ था। सही बात है, क्योंकि दोनों अभियान ये सफल रहे थे और रजिया के समय ही से ही राजतंत्र और चालीसा का संघर्ष प्रारंभ होता था। आगे रजिया ने राजकीय छत्र रखने की शुरुआत की थी, ठीक है। भारतीय परंपरा के अनुसार रजिया ने राजकीय छत्र रखने की शुरुआत की थी, ठीक है। तो रजिया ने वस्त्र त्याग कर पुरुषों का वस्त्र, जो कब्बा है, कुर्ता, कुला, इसको धारण करने लगी। ये बात यहाँ पर गलत होगा, है ना, लेकिन ये बात यहाँ पर दे नहीं रखी है। तो जो बात है यहाँ पर, रजिया ने छत्र रखने की शुरुआत की थी। रजिया समय 1740 का आरंभ हुआ था और इसने ग्वालियर पर रणथंभौर पर हमला किया था। 3 बात है यहाँ पे। चौथी बात अगर एक और देता है, इधर देता है कि रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों के वस्त्र, जिसे कुर्ता है, उसको पगड़ी धारण करने में पर लगी थी। तो ये बात गलत हो जाती, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो तीनों बातें करेक्ट हैं। गलत पूछा है, कोई भी नहीं गलत है, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। दक्षिण भारत का पहला तुर्की आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत का पहला तुर्की आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था, न कि अलाउद्दीन खिलजी। सेकेंड बात है,
अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति थी। सेकंड बात क्या होगी? सही बात है, इसका उद्देश्य था क्या? धन की प्राप्ति करना, राइट। और दक्कन का आर्थिक क्षेत्र संपन्न था। वस्तुतः अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति थी, राइट। और अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान खिलजी साम्राज्यवाद का अगला चरण था। आगे क्वेश्चन आते हैं, 2 करेक्ट है बी। क्वेश्चन 6, नीचे दिए गए विकथन और कारण है। शीतकाल में एशिया के स्थलीय भाग में उच्च वायुदाब का केंद्र निर्मित हो जाता है। छठे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, एशिया का स्थलीय जो भाग होता है ये महासागरीय भागों की तुलना में अधिक ठंडा होता है। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या करेक्ट है? दोनों बातें करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। ग्रीष्मकाल के विपरीत शीतकाल में जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है तो एशिया का स्थलीय भाग सागरों की तुलना में अधिक ठंडा हो जाता है, जिसके कारण स्थल पर वायुदाब उच्च हो जाता है और केंद्र निर्मित हो जाता है तथा दक्षिण हिंद महासागर के क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। आंसर बी। क्वेश्चन 7 है। 7 बोला, निम्नलिखित पर विचार करना है। पूर्वारोपित नदियां स्थलखंड के ढाल का अनुसरण करती हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि पूर्वारोपित नदियां स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, राइट। पूर्वारोपित नदियां वे नदियां होती हैं जो अपने मूल मार्ग को बनाए रखती हैं और भले ही नीचे चट्टानों में संरचना भूमि के ढाल को बदलाव करें। सेकेंड बात है, स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास आदि पूर्वारोपित नदियां के उदाहरण है। सेकेंड बात गलत है। सेकेंड बात गलत नहीं, सेकेंड बात सही है। क्यों? क्योंकि स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास ये क्या है? पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां हैं, उनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आंसर केवल 2 करेक्ट है। 7वें का क्या होगा? पूछा क्या है? पूछे कौन सा गलत है, तो केवल एक गलत है, सी। क्वेश्चन 8 है। राज्य स्तरीय दल की मान्यता के शर्तों के संबंध में विचार करना है। विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना और कम से कम 2% सीटें जीतना अनिवार्य होता है। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। देखो, किसी दल को राज्य स्तरीय मान्यता के लिए विधानसभा में 6% मत, ठीक है, और 2 सीटें जीतना या कुल सीटों का 3%, है ना, या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त करना। पहली बात करेक्ट है। आगे, इसके अलावा लोकसभा में चुनाव में 25 सीटों में से 1 सीट जीतना एक विकल्प होगा। राज्यसभा की विधानसभा में कुल 3% से 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त करना एक शर्त होती है, ठीक है, सही बात है। 2011 में जोड़ी गई नई शर्त के अनुसार चुनाव में कुल वैध मतों का 10% प्राप्त करना होगा। 2011 में जोड़ी गई 8% वैध मतों का होगा, ना कि 10%। कितना होगा? 8% होगा, 10% नहीं, ये गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? गलत ही पूछा है, कौन सा गलत है? तो केवल तीसरा गलत है। केवल तीसरा का मतलब 3 कथन है, 1 2 3, एक कथन इसमें से गलत है, तीसरा वाला। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। 1 का मतलब यहाँ पर 1 नहीं है, कथन की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक कथन गलत है, तीसरा नंबर का कथन। क्वेश्चन 9, अनुच्छेद यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर इसके प्रावधान क्या क्या हैं। पहली बात बोला है अनुच्छेद 350 का जो है ये भारतीय संविधान के भाषा संबंधी अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देता है, ठीक है। क्या होगा? ये आपका हो जाएगा ए होना चाहिए, ए का 1 होना चाहिए। यहाँ से देख लेते हैं क्या दे रखा है। और ए का 3 दे रखा है इसमें। ए का 3 कैसे होगा देखते हैं। आर्टिकल 350 का है जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण, हाँ ठीक है, दे रखा है मातृभाषा, ठीक है, सही है। ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 350 खा क्या होगा? 350 जो खा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 नंबर में भाषाई अवसरों के लिए विशेष पदाधिकारी। और आर्टिकल 351 जो है ये क्या होगा? 351 आपको हो जाएगा हिंदी भाषा के लिए विकास निर्देश। और 348 सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय उसकी भाषा। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से इसका बी करेक्ट है। मतलब कहने का A3, B2, C1 और D4 इसका सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 10, मृदा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला है
मृदा के बारे में कि मृदा के संबंध में लेटराइट मृदा रबड़, काजू, कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है लेटराइट मिट्टी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सही है, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, काली मृदा केवल कपास की खेती के लिए ही उपयुक्त होती है, ऐसा गलत है, क्योंकि काली मृदा कपास के लिए तो विख्यात है, लेकिन इसके इस अतिरिक्त यहाँ पर जैसे कि गन्ना, गेहूँ है ना, और प्याज, राइट, वो हो गया, और उसके बाद आपका गन्ना, गेहूँ, प्याज और फलों की जो खेती होती है वो सब भी इसमें होगी, ठीक है, ना कि सिर्फ यहाँ पर कपास की खेती के लिए। 1 सिर्फ करेक्ट है, आंसर है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसमें सूची में प्रयास और यहाँ पर इसका वर्ष क्या होगा। पहला बोला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ये क्या होगा? 1996 1997 आरंभ किया गया था। उसके बाद कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 1974-75। उसके बाद जल गुणवत्ता मूल्यांकन अधिकरण जो है अधिनियम, ये 2001 में, और हरियाली योजना 2003। करेक्ट आंसर यहाँ से 11वें का भी करेक्ट है। क्वेश्चन 12, सेतु समुद्र परियोजना के बारे में विचार करना है। ये बंगाल की खाड़ी एवं पाक जल संधि के बीच आवाजाही हेतु एक परियोजना होगी। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। 12वें का पहला स्टेटमेंट गलत है। 12वें का पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेतु समुद्र परियोजना ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच सीधी आवाजाही हेतु एक परियोजना होगी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी और पाक की जल संधि के बीच एक समुद्री मार्ग का निर्माण करता है। पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, इस परियोजना में प्रस्ताव 1860 में भारत में कार्यरत ब्रिटिश कमांडर एडी टेलर ने रखा था। यह बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट है, तो 12वें का डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, वरुण ग्रह के बारे में विचार करना है। कौन सा तथ्य गलत है या कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखो, वरुण क्या है? ये सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, एकदम करेक्ट है। इसके उपग्रह टाइटन पर उष्णोत्स गीजर का प्रमाण मिलते हैं। इसकी खोज जॉन गॉले ने 1846 में की थी, ये भी बात करेक्ट है। और अगला है, यह आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये बात गलत है, ठीक है। ये सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह, ना कि तीसरा, और ये सूर्य से दूरी में 8वें स्थान पर है और सर्वाधिक ठंडा भी है। आंसर क्या होगा? गलत पूछा, डी। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित पर विचार करना है। डाइमेकस सीरियन नरेस अंतियोकस का राजदूत था जो बिम्बिसार के दरबार में आया था। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है 14 का, क्योंकि सिकंदर के बाद भारत आने वाले 3 प्रमुख राजदूतों में से मेगस्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसियस शामिल था। डाइमेकस सीरिया के राजा अंतियोकस द्वारा भेजा गया था, वह बिम्बिसार द्वारा उसके दरबार में रहा था। सेकेंड बात है, डायोनिसियस मिसनरेस टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। इसके बारे में कुछ स्रोत बिनुसार और कुछ अशोक के दरबार में आने का उल्लेख मिलता है। दोनों बातें यहाँ से क्या होंगी? इसकी करेक्ट है। आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा 14 का 1 और 2 सी करेक्ट है। क्वेश्चन 15, परिसीमन आयोग के संबंध में विचार करना है। संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करना है। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी। 15 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट, यस, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका। सेकेंड है, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है, करेक्ट बात है, जबकि लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 330 में। आगे लोकसभा अनुसूचित जातियों का आरक्षण 332 नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 330 न कि 332। 1 2 करेक्ट है, बी। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कितने युग यहाँ पर सही सुमेलित हैं फसल रोग के हिसाब से? देखो कितने सही हैं, देखते हैं। 16, सोयाबीन पीला मोजेक रोग, सोयाबीन में आपका पीला मोजेक रोग है ना, और हो सकता है जैसे कि रोट हो सकता है, चारकोल रोट, और बैक्टीरियल ब्लाइट हो सकता है, ठीक है, तो ये सही है। ज्वार में क्या होता है? कंडुआ बोल रहा है, ज्वार में कंडुआ होता है, डाउनी होता है, ये भी बात सही है।
गेहूं में रेड रॉड, रेड रॉड यहाँ पर गेहूं में नहीं होता है, रेड रॉड होता है किसमें, गन्ने में, गेहूं में नहीं। गेहूं में क्या होता है फिर, गेहूं में होता है रतुआ या गेगोई, कंडावा रोग, सेहू रोग, है ना, ये सब हो सकते हैं। 1 2 करेक्ट है, 2 बातें। क्वेश्चन 17 निम्नलिखित पर विचार करना है। राज्यसभा सदस्य अपने ही में से किसी को सभापति चुनता है। 17 पहला स्टेटमेंट क्या है, 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्टिकल 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होता है और राज्यसभा सदस्य अपने में से ही किसी को उपसभापति चुनता है, ना कि सभापति। गलत बात है। उपसभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि सभापति या उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, ना कि उपसभापति। ठीक है, यहाँ पे उपसभापति रखना चाहिए, यहाँ पे सभापति रखना चाहिए, दोनों इसने घुमा दिए हैं। आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 18 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंध में विचार करना है। इसमें पत्ते लगने, झड़ने और फूल फल आने वाले का समय एक समान होता है। 18 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 18वें का यहाँ से क्या होगा, इसमें देखो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं इसमें बोला कि पत्ते लगने, झड़ने और फूल फल आने का समय समान होता है। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं इसमें वनों में फूल पत्ते आने का समय एक समान नहीं होता है। गलत हो जाएगी बात ये। ठीक है, सेकेंड बात है इन वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं। सेकेंड बात क्या है, इन वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर और मूल्यवान होती हैं। सही बात है। इसमें सघनता अधिक होने के कारण गम्यता बहुत अधिक और कठिन होती है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि इनका व्यावसायिक महत्व काफ़ी अधिक है, किंतु अत्यधिक सघनता और दुर्गमता के कारण इनका दोहन अपेक्षाकृत कठिन होता है। इनके मुख्य वृक्ष यहाँ पर कौन कौन होते हैं, महोगनी, ठीक है, आपनूस, रोजवुड, सिनकोना, रबर, बांस, ताड़, है ना, ये सब। आंसर क्या है, अभी हम लोग जैसे कि पेड़ लगाते हैं कौन सा, अभी बहुत देखो घरों में क्या लगे होते हैं, रबर के प्लांट लगे होते हैं, ऐसे मोटे मोटे से पत्ते होते हैं उनके ना, ऐसे ऐसे। तो वो क्या होता है, वो उस उष्णकटिबंधीय एरिया में काफ़ी जल्दी से उगते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ की उनकी नमी और हवाएं सब चीज़ मिलती रहती है। हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो क्या है, कम से कम 20 से 25 दिन में उसका एक पत्ता निकलता है। वहाँ पे क्या है, हफ्ते के अंदर में एक पत्ते निकल आते होंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, जैसे कि अभी आप उसका देखो, रबर का प्लांट देखो, वो भी रबर के साथ साथ बांस का प्लांट देखो, बम्बू का, वो भी काफ़ी लेट में ग्रो करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ की वो नहीं है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की सदाबहार वनों की है वो। ठीक है, तो क्या होगा, 10 का ये करेक्ट है। गलत पूछा था तो पहला गलत था। 19 भारत में राज्यों को उनके कोयला उत्पादक के घटते क्रम में लगाना है। घटते क्रम में लगाएंगे तो क्या आएगा, आंसर हो जाएगा 19 का घटता क्रम जो हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 20 है 20 रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में विचार करना है। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। 20 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर अन्य सभी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, और महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है और फुफ्फुसी धमनी दाहिनी ले ऐसे अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है ताकि उसका शुद्धिकरण हो सके। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों ले जाती है, क्योंकि उसको शुद्धिकरण करने के लिए। ठीक है, 20वें का सी करेक्ट आंसर है दोनों। क्वेश्चन 21 है 21 अभिकथन है कारणार पृथ्वी के पूर्वी की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 6 मिनट बढ़ता है। 21 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम की ओर पूर्व दिशा की ओर घूमती है, फलता पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट का समय होता है, ना कि 6 मिनट का पड़ेगा। अक्षांश रेखाएं से भिन्न सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये बात करेक्ट है। ठीक है, और वे स्थान जो ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, तो जो पश्चिम से है उनका पीछे होगा, ये पॉइंट याद रखना है। इसी तरह पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट घटता जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट है, सिर्फ दूसरा, पहली बात गलत है, तो डी 21 का सही आंसर है। क्वेश्चन 22 आते हैं। 22 बोला उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में विचार करने, देखते हैं इसको। पहला है 22 नंबर में अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। 22वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। स्थानांतरण से पूर्व राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य होगा, ये बात भी करेक्ट हो जाएगी। इसके स्थानांतरण में सीजीआई सहित 7 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को कॉलेजियम में शामिल होना, ये बात गलत है।
ठीक है, ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उसे विचार विमर्श के बाद इसे प्रभावी करता है। और 1998 में राष्ट्रपति के संदर्भ के अनुसार परामर्श सीजीआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश को कॉलेजियम में शामिल होना होता है। इसके अलावा जिसे हाईकोर्ट से स्थानांतरण होना है, जहाँ पर होता है उसे मुख्य न्यायाधीश के वहाँ पर परामर्श किया जाता है। तो यहाँ पर 7 वरिष्ठतम नहीं होगा, 4। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर आपका बी पर करेक्ट है, 1 और 2। 23 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रति चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। 23 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। प्रति चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है और प्रति चक्रवात में केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं, जिससे मौसम साफ रहता है और इसी कारण प्रति चक्रवातों का मौसम रहित घटना कहते हैं, या प्रति चक्रवातों को मौसम रहित परिघटना कहते हैं। ठीक है, सेकेंड बात है, प्रति चक्रवात में केंद्र हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिससे मौसम साफ नहीं रहता है। गलत है, मौसम साफ रहता है जिससे, है ना। और इनकी दिशा हमेशा क्या होती है? उत्तर दक्षिण होती है, इसलिए इसे देशांतरी वातागर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, इन्हें देशांतरी आपसे बोलेगा प्रति चक्रवात को देशांतरी वातागर क्यों कहते हैं, बताना स्टेटमेंट दे देगा, एक कठिन क्वेश्चन बन जाएगा फिर ये, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी दिशा जो होती है उत्तर दक्षिण होने के कारण इसे वातागर देशांतरी वातागर कहते हैं। नोट कर लो पॉइंट, आंसर सी करेक्ट है। गलत पूछा तो दूसरा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कितने यहाँ पर सही है? 24 में कितने सही है? आंसर हो जाएगा 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। क्या होगा? करेक्ट है, 6वां संविधान संशोधन 2015 होना चाहिए, 16 नहीं। 104वां संविधान संशोधन 2020 और 101वां संविधान संशोधन 2018 करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा? अच्छा, 101वां संविधान संशोधन का हुआ था 101वां संविधान संशोधन 2016 होगा, यहाँ पर 18 नहीं होगा, ये भी गलत है। सही कितने? तो केवल एक सही है, दूसरा वाला केवल एक सही है, 24 का आंसर है। 25 नंबर है, भूकंपी तरंगों के बारे में विचार करना है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान अणुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। 25 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। एस तरंगे केवल ठोस में ही गमन कर सकती हैं, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। आगे यहाँ पर है, पी तरंगों की गति द्रव भाग में अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये बात गलत है ना। क्यों? क्योंकि पी तरंगे ध्वनि के समान अणुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, जिनकी गति सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये बोला है कि पी तरंगों की गति द्रव भाग में अपेक्षाकृत अधिक होती है, ऐसा नहीं है। आंसर क्या होगा? गलत पूछा है तो तीसरा गलत है, केवल डी। 26 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। लोकायुक्त वास्तविक नियुक्ति सबसे पहले वर्ष 1971 महाराष्ट्र में हुई थी। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, राज्य स्तर पर सर्वप्रथम कर्नाटक में लोकायुक्त अधिनियम 1970 पारित किया गया है। गलत है, कहाँ पारित किया गया है? ये ओडिशा में, न कि कर्नाटक में। करेक्ट आंसर यहाँ से एक सिर्फ सही है, बी 26 का आंसर है। 27 है, अभिकथन है कारणार। भारत में केंद्र और राज्य के मध्य न्यायिक एक विधायी शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता है। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत में न्यायिक व्यवस्था एकात्मक स्वरूप की है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। और न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, क्योंकि भारत में न्यायिक व्यवस्था एकात्मक है और ये सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ही समस्त न्यायिक ढांचा में काम करेगा और अमेरिका की तरह दोहरी न्यायपालिका नहीं है। आंसर एक करेक्ट है, दोनों बातें सही है, इसकी व्याख्या भी करता है। 28 सवाल आधारित जैव ईंधन के बारे में विचार करना है। परंपरागत जैव ईंधन की तुलना में शैवाल में निम्न बायोमास पाया जाता है। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि शैवाल में मक्का और सोयाबीन की तुलना में उच्च बायोमास होता है, जिन्हें अधिक उपयोगी बनाता है, निम्न उपयोगी नहीं बनाता है, और निम्न बायोमास नहीं पाया जाता है। गलत होगा। शैवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन समुद्र में ही संभव है। गलत है, क्योंकि इसका उत्पादन समुद्र के साथ साथ भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि उस पर भी हो सकता है, न कि सिर्फ समुद्र में ही संभव है। और इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उच्च तकनीकी विशेषज्ञता, भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। आपसे बोलेगा इसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम पूंजी में आप इसको क्या कर सकते हो, तो गलत होगा। ठीक है, वर्तमान में ये उत्पादन अभी प्रारंभिक स्तर पर ही हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर दोनों बातें गलत हैं,
डी करेक्ट आंसर। 29 नंबर है, आग्नेय चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। 29 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सेकेंड गलत होगा, हाँ सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि इन चट्टानों पर चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइड, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम आदि बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और मैग्मा के निर्माण के समय अपक्षय जीवाश्म के जल जाने से के कारण ही इन चट्टानों का जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म काफी अधिक नहीं पाया जाता है, अभाव होता है। इन चट्टानों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयले की प्राप्ति क्या होती है? होती है? नहीं होती है। ठीक है, और इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का काफी कम प्रभाव पड़ता है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 30 नंबर है, विचार करना है। प्राय सभी न्यायालय अधिकरण नहीं होते हैं। 30 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? देखो 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, प्राय सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास अधिकरण की शक्तियाँ होती है, लेकिन सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते, लेकिन सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। 44वें संविधान संशोधन का भाग 14 का अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। सेकेंड बात गलत है। सेकेंड क्यों गलत है? क्योंकि अधिकरण न्यायाधिकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं जहां पक्षों में तर्कों के आधार पर अधिकार तय किया जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन के भाग 14 में अनुच्छेद 323 का और 323 खा के तहत अधिकरण की व्यवस्था की गई है। तो ये बात गलत हो जाएगी, दोनों बातें गलत हैं। 30 का सी कोई सही नहीं है। 31 है, प्रोटीनों के संबंध में विचार करना है, कौन सा कथन गलत है? प्रोटीनों की आवश्यकता वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम होती है। 31 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। समान क्रियाशील महिला के प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, सही बात है। तीसरा है, भारी धातु, लवण और एक्स किरणों की प्रोटीन को विकृत कर सकती है, सही है। चौथा, औरस किरणें प्रोटीन को विकृत कर देती है, ये बात गलत है ना, क्योंकि जो हालांकि औरत जो किरणें होती है प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं, और एक समान महिला में 45 ग्राम दूध जो पिलाने वाली माँ के लिए 70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होता है। बाकी सही है, डी वाला गलत होगा। 32 नंबर है, ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ज्वालामुखी के बारे में गलत है, आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी क्रिया सबसे अधिक धूल और गैस निकलती है। डी सी आंसर क्या होगा इसका? गलत है, क्योंकि ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से होता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है, तो इसे लावा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस, राख व तरल पदार्थ भी पृथक करके जो पृथ्वी उससे सतह पर पहुंच सकते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है, न कि धूल, ध्यान रखना है। 33 नंबर है, मूल कर्तव्य में के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही है? मूल कर्तव्य राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं और विधि द्वारा लागू हो सकते हैं। 33 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही पूछा है। सेकेंड बात है, इसके उल्लंघन पर संसद और दंड या सजा दोनों का प्रावधान कर सकती है, एकदम सही बात है। ठीक है, तीसरा, मूल कर्तव्य के कारण मूल अधिकारों का कर्तव्य के बीच संतुलन स्थापित होता है, ये भी करेक्ट है। यह संवैधानिक प्रावधान अधिकारों और कर्तव्य के मध्य संतुलन बनाने का काम करता है। तीनों बातें सही है। 33 का आंसर 1, 2 और 3, डी करेक्ट है। क्वेश्चन 34 सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं नगर, पर यहाँ पर उद्योग कौन कौन से हैं? 34 में पहला है जो बोल रहा है ज्यूरिक इंजीनियरिंग। ज्यूरिक क्या होगा? इंजीनियरिंग को लेकर के। डूंडी क्या होगा? जूट उद्योग। रियो डी जेनेरियो वस्त्र उद्योग। ब्यूनस आयर्स जो हो जाएगा ये क्या होगा? मांस और डेयरी उद्योग। करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 बी करेक्ट है। 35 नंबर, केंद्र राज्य संबंध के बारे में विचार करना है। भारतीय संविधान के भाग 11 में विधायी, जबकि भाग 12 में प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि वित्तीय जो भाग 11 में पहले अध्याय में विधायी संबंध
और दूसरे प्रशासनिक संबंध में वर्णित है। ये बात गलत हो जाएगा। जबकि भाग जो 12 में कुछ विशिष्ट अनुच्छेद 268 से 293 तक विस्तार किया गया इनका। पहला गलत हो जाएगा। सेकंड है वित्तीय संबंधों का विवरण भाग 13 में दिया गया है। वित्तीय संबंधों का भाग 12 में दिया, 13 में नहीं दिया है ये, ठीक है। और भारत में शक्तियों का बंटवारा मुख्य रूप से विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय आधार पर होता है। दोनों बातें गलत हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी करेक्ट है 35 का। 36 नंबर है 36, हरित अर्थव्यवस्था के बारे में कार्रवाई के लिए भागीदारी के संबंध में विचार करना है। इसका गठन रियो 20+ की कॉल ऑफ एक्शन के प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 36 का जो होगा ये सही है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, PAGE इसका उद्देश्य सरकारी और निजी जो संगठन होते हैं उसको ग्रीन इकोनॉमी के तहत प्रोत्साहन करना, ये बात भी करेक्ट है। तीसरा, इसका मुख्य लक्ष्य होता है सतत विकास के लिए हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को बढ़ावा देना, और इसमें 5 संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां मिलकर काम करेंगी, ठीक है। कौन कौन सी? ILO, ठीक है, UN एनवायरमेंट, UNIDO, UNDP और UNITR। ये करेक्ट आंसर सभी करेक्ट है। 36 का डी। 37 प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ये दिया जाता है 37 का आंसर एक तो मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी, सभी को, क्योंकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया सकता है, क्योंकि यह महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पूर्व चुंबकत्व अध्ययन और सागर नितल के प्रसंस्करण सिद्धांत से सम्मिलित था। और 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर इन्होंने पूर्व में उपलब्ध में विचारों को समन्वित करके प्लेट विवर्तन के सिद्धांत प्रतिपादन किया था। आंसर डी सभी। 38 नंबर 38 कार्टाजोना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में, इसे जैव विविधता कन्वेंशन तत्वधान में अंतिम रूप दिया गया था। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है ये प्रोटोजोआ 29 जनवरी 2000 को लागू हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इसे 29 जनवरी 2000 को क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था, जबकि लागू इसे 11 सितंबर 2003 को किया गया था। वर्तमान में 171 देश इसके पक्षकार हैं और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ओनली वन करेक्ट है डी। 39 नंबर है अभिकथन कारणार, यदि किसी वृक्ष की छाल को उसके आधार के पास गोलाकार रूप से हटा दिया जाए तो वृक्ष धीरे धीरे क्या होता है? सूखकर मर जाता है। 39 का पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड बोला है छाल हटाने से वृक्ष की जड़ें ऊर्जा में वंचित रह जाती हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। जब वृक्ष की छाल को आधार से गोलाकार से हटाते हैं तो जो भोजन होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो जड़ों तक पहुँचने का मार्ग बाधित कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप जड़ें ऊर्जा का अभाव के कारण काम करना बंद कर देती हैं और वृक्ष अंततः सूखकर मर जाता है, ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर दोनों से करेक्ट हैं बी। 40 नंबर है 40 नदी अपर्दन के बारे में, नदी अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है? नदी अपर्दन द्वारा स्थलाकृतियाँ जो हैं ये हो जाएंगे यहाँ पर, एक तो जलप्रपात, ठीक है, दूसरा छिप्रिका। डेल्टा इसमें नहीं होगा, ठीक है, डेल्टा इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो डेल्टा होता है ये नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। ये नदी अपर्दन द्वारा, नदी के निक्षेपण द्वारा, यहाँ पर नदी के अपरदन द्वारा पूछ रहा है, लेकिन जो डेल्टा होता है ये नदी के निक्षेपण द्वारा स्थलाकृतियाँ होती हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है सी। 41 नंबर है जैवमंडल आगार के क्षेत्रीय प्रतिमान के संबंध में विचार करना है। इसे पारंपरिक रूप से तीनों क्षेत्रों कोरोड, बफर और संक्रमण में बांटा गया है। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? करेक्ट है। सेकेंड, 1976 की यूनेस्को की टास्क फोर्स द्वारा इस क्षेत्रीय प्रतिमान का प्रस्ताव रखा गया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। इसका प्रयोग स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और विशिष्ट क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किया जा सकता था। यह प्रतिमान प्राकृतिक संसाधन के सतत उपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का काम करता था, ठीक है। तीसरी बात है ये बोला कि जोन की यह उदाहरणा काफ़ी कठोर है और बदली नहीं जा सकती है। गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर जोन की उदाहरणा काफ़ी सरल है और लचीली है, ना कि कठोर है। 1 2 करेक्ट है, आंसर बी। 42 नंबर है
42 नंबर है, निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से एक तो मेंजाला झील, टिम्सा झील, आगे ग्रेट पीटर झील और लिटिल पीटर झील। करेक्ट आंसर 42 का ए करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, यह नहर मिस्र के एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर के समीप ये झीलें उत्तर से दक्षिण क्रम में दिखाई गई हैं। आगे आते क्वेश्चन 43, पीवीटीजीएस समूह के बारे में विचार करना है। इस विशिष्ट श्रेणी की स्थापना 1975 में ढेबर आयोग की सिफारिश पर की गई थी। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, गृह मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक जनजातीय समूहों को पीवीटीजीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गलत है, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा 75 जो है 75 जनजातीय समूहों को पीवीटीजीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया और जो 18 राज्यों और अंडमान निकोबार में रहते हैं। इस विशिष्ट श्रेणी की स्थापना 1975 में हुई थी और इन समुदाय की पहचान उनकी कम विकास स्तर आधार पर की गई थी। तो सेकंड गलत हो जाएगा, पहला करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी करेक्ट है। 44 नंबर है 44, मृदा के संबंध में विचार करना है। मृदा एक अनवीकरणीय संसाधन माना जाता है। 44 पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा इनका अत्यधिक क्षय हो जाता है। 44 का सेकंड क्या होगा? सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि मृदा निर्माण की दर अत्यंत मंद होने के कारण मृदा को अनवीकरणीय संसाधन माना जाता है, जिससे क्या होता है, जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है उसे अम्लीय मृदा, तथा जिसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे क्षारीय मृदा कहते हैं। और मृदा के अलग अलग प्रकारों में उसे अपने खास रासायनिक गुण होते हैं। तीसरी बात है, जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है उसे क्षारीय मृदा कहते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि अधिक होने पर इसे कहते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, लेकिन तीसरी बात इसकी गलत है। 45 नंबर है, राज्य और इसका प्रावधान क्या क्या है बताना है आपको 45 में। पहली बात है, ये बोला है कि सिक्किम अनुच्छेद 371 का चा, मिजोरम 371 छा, गोवा 371 झा और कर्नाटका आपका हो जाएगा 371 का आना, है ना। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 46 है, हाइड्रोजन गैस के संबंध में विचार करना है। हाइड्रोजन पृथ्वी के धरातल पर तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। 46 का पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे तरल रासायनिक तत्व है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाला तत्व में तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन ये वातावरण में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। इसे बात आपको याद रखना है। वातावरण में हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में, अभी मैंने बताया आपको, नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसे जीवाश्म ईंधन जैसे गैसोलीन, प्राकृतिक गैस या जल इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में इस महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में इसे देखा जा सकता है। आंसर 1 करेक्ट है, तो बी। 47 है, रोपण कृषि के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत है। देखो, जिनका इंग्लिश जो लोग यहाँ पर एग्जाम देंगे ना, तो यहाँ पर इंग्लिश का भी जो साइड में है ना, इसको आप इंग्लिश से देखते चलो। ठीक है, बाकी हिंदी वाला मैं करा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर रोपण कृषि के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है, राइट। तो रोपण यहाँ पर जो है उसके बारे में कौन सा गलत है, यहाँ से जो गलत हो जाएगा ये हो जाएगा, इस प्रकार की मृदा मुख्यतः विश्व के शीतों से संबंधित क्षेत्रों में होती है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो होती है ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, ना कि शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में। रोपण कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी के साथ साथ परिवहन जाल विकास की भी अनिवार्यता होती है, और भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। इनमें से एकल फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं। आंसर 47 का सी। 48 नंबर है, वित्तीय आपातकाल के बारे में विचार करना है। 38वें संविधान संशोधन राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नयोग्य नहीं माना गया था। पहला क्या होगा? 48 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की होती है स्थिरता, इसको संकट होने पर आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है, और जो
38वें संशोधन जो है उसमें क्या है, आपातकाल घोषणा का योग माना गया था, ठीक बात है। आगे यहाँ पर है, किंतु लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की इस संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन नहीं होगा, 44वां होगा। अब इसके आधारों पर जांच न्यायालय द्वारा की जा सकती है। ठीक है, करेक्ट आंसर केवल एक सही है, दूसरा गलत है। 49 नंबर है 49, फाइटोप्लैंक्टन यूवीबी विकिरण के बारे में विचार करना है। फाइटोप्लैंक्टन जलीय आहार जाल के आधार का निर्माण करता है। 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से देख लेता हूँ। फाइटोप्लैंक्टन जलीय आहार जाल के आधार का निर्माण करता है। फ्लाइटो का जो प्लैंक्टन होता है जलीय परिस्थिति तंत्र की नींव होती है और इसमें कमी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। यूवीबी विकिरण अधिकता से फाइटोप्लैंक्टन के उत्पादन में वृद्धि होती है। यूएफबी की अधिकता से फाइटोप्लैंक्टन के उत्पादन में कमी आती है, ना कि वृद्धि होती है। बात गलत है। तीसरा, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या घटने से वैश्विक तापमान बढ़ सकता है। एकदम सही है। पूछा कि कौन सा गलत है, तो सिर्फ दूसरा गलत है, मतलब एक स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होगा, केवल एक। 50 सूची सतह, सूची यहाँ पर प्रत्यावर्तन कौन सा होगा 50 में, रेत 20 से 30%। ठीक है, घास आपका 14 से 37% के बीच, वन आपका हो जाएगा 5 से 10, जल 3 से 5। करेक्ट आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 51 अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान के बारे में विचार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, आजीविका और पर्यावरण सुधार के लिए जल प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करना। 51 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका मुख्यालय श्रीलंका में स्थित है, ये भी बात करेक्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय एशियाई और अफ्रीकी देशों में भी हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी शोध संस्थान है जो विकासशील देश में और जल भूमि संसाधन का सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, आजीविका और पर्यावरण के सुधार के लिए जल प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, याद रखना है। 51 का क्या होगा, दोनों करेक्ट है, ए। 52 नंबर 52, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी के बारे में कौन सा गलत है। यहाँ से जो गलत हो जाएगा 52 का, ये हो जाएगा सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण और दक्षिणायन होने के बावजूद इस पेटी का स्थानांतरण नहीं होता है, ये बोल रहा है 52 में। ठीक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी का स्थानांतरण होता रहता है, ये बोला नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। अतः हवाएं गर्म होकर फैलती हैं और ऊपर उठती हैं, इसलिए इस पेटी में निरंतर न्यून वायुदाब बना रहता है। इससे तापजन्य शून्य और न्यून वायुदाब पेटी भी कहते हैं। जहाँ वायुमंडल में उपस्थित अत्यधिक नमी भी निम्न वायुदाब के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि इस कटबंधी में प्रतिदिन वर्षा होती रहती है। 52 का आंसर डी। 53 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु प्रकाश स्पेक्ट्रम के सभी रंगों को परावर्तित करती है तो सफेद दिखाई देती है। पहला क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, जो सभी रंगों की उपस्थिति का प्रतीक बताता है। लाल, हरा, पीला रंग मूल रूप से प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। ठीक है, लाल, हरा, पीला, नीला, ये सब आपको क्या हो गया, प्राकृतिक रंग हो गए। सही है। यदि कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है। यदि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी तो क्या दिखाई देगी, सफेद दिखाई देगी, है ना कि काली। तो ये बात गलत हो जाएगी। तो वह काली दिखाई देती है जो रंग उपस्थिति को दर्शाता है। देखो यहाँ पर बोला है कि यदि कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है तो वह काली दिखाता है ना। तो यहाँ पर गलत होगा। जब कोई वस्तु प्रकाश स्पेक्ट्रम के सभी रंगों को परावर्तित करता है, अवशोषित नहीं परावर्तित करता है, तो सफ़ेद दिखाई देता है और सभी रंगों की उपस्थिति का प्रतीक बताता है। और इसके विपरीत है, अगर कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, अगर अवशोषित कर लेगा तो वह काली दिखाई देगा, है ना, जो रंगों की अनुपस्थिति को दर्शाता है। अवशोषित कर लेगा तो काली दिखाई देगा, तो ठीक होना चाहिए बात ये। इसके विपरीत यदि कोई वस्तु प्रकाश स्पेक्ट्रम को लेकर के अवशोषित करना, स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट है इसमें। परावर्तित करेगी तो सफ़ेद दिखाई देगी, और अगर देखो परावर्तित करेगी तो सफ़ेद दिखाई देगी और अवशोषित करेगी तो काली दिखाई देगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है ना,
तीनों बातें सही होनी चाहिए, गलत यहाँ पर कोई नहीं है इसमें। आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका सही आंसर। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना इसका क्वेश्चन का, ठीक है, कुछ इसमें मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। 54 आते हैं क्वेश्चन। 54 है, सूची एक विकथन एक कारणार। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। 54 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, निम्न अक्षांशों में प्रजातियों का विकास के लिए परिस्थितियां अधिक अनुकूल होती हैं। यह भी बात करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। 55 है, काला कार्बन वैश्विक ताप में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है। 55 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 55 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से एकदम क्या करेक्ट है। सेकंड, ये कार्बन जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाला एक एरोसॉल होता है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगा। ये काला कार्बन पार्टिकुलर मैटर का एक गैसीय अवयव होगा, ये बात गलत है। सेकंड तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि काला कार्बन जिसे कालिक भी कहता है और पार्टिकुलर मैटर का एक कठोर ठोस अवयव होता है, ना कि गैसीय अवयव है, ये बात गलत हो जाएगा। और ये जीवाश्म ईंधन और जैव ईंधन के अपूर्ण दहन से निकलता है और ये वायुमंडल में ऊष्मा को सोखकर वैश्विक ताप में वृद्धि करता है। 1 2 करेक्ट है, गलत पूछा तो 3 डी। 56 नंबर है 56, वायुमंडल में उपस्थित गैसों अक्रिय गैसों की श्रेणी में सर्वाधिक मात्रा गैस पाई जाती है किसमें? ऑर्गन इसका सही आंसर है। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में श्रेणी में ऑर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और कुल वायुमंडलीय गैसों का ऑर्गन की मात्रा 0.93% है और ये भारी प्रवृत्ति की गैस है, जिस कारण ये वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 विचार करना है। चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव के दक्षिण ध्रुव तक संचारित होती हैं। 57 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। चुंबक के भीतर इन रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक संचारित होती है और चुंबक के भीतर इन रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक बंद वक्र होती है, दोनों कथन सही है, सी। 58 नंबर है, भारत की फारसी आक्रमण के संबंध में विचार करना है। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम सफलता दारा प्रथम को प्राप्त हुई थी। 58 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? करेक्ट है। दारा प्रथम सेनापति स्काई लेक्स ने सिंधु नदी के अरब और मकरन तटों का पता लगाया था। तीसरा, बेहिस्तून और नक्सेरुस्तन अभिलेख से दारा के भारतीय भूभागों पर अधिकार की पुष्टि होती है, यह भी बात सही है, तीनों बातें करेक्ट हैं। 58 का आंसर डी। 59 नंबर, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। आंदोलन पहल और प्रारंभ वर्ष कौन कौन सा था इसका बताना है आपको। 59 में पहला है पहला बोला है जंगल बचाओ आंदोलन 1980 दशक में, मैती आंदोलन 1994, हरित अर्थव्यवस्था पहल 2008, पेज की स्थापना 2012। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इस टाइप से हो जाएगा, इसका 59 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, गैसों के जो संबंध में विचार करना है। अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किया जाता है और ये जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। 60 का पहला करेक्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैसें हैं। तीसरा, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है, जिनका उपयोग शल्य चिकित्सा चेतना शून्य करने के लिए भी कर सकते हैं, करेक्ट है। चौथा, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह बाधित होता है, सभी बातें सही है, आंसर डी। 61 नंबर है, अभिकथन है कारणार सीफिल विद्युत बल्ब से ज़्यादा ऊर्जा दक्ष होती है। 61 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सीफिल में उद्दीप्ति द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है, सेकंड गलत है। सेकंड बात इससे क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट तप्त होने से प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसे उद्दीप्ति कहते हैं। तो फिलामेंट तो सीफिल में होता नहीं है, तो उद्दीप्ति कहाँ से होगा? तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला करेक्ट है। 61 का आंसर सी आंसर इसका क्या होगा? 61 का सही आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन आता है 62 नंबर क्वेश्चन। मस्टर्ड गैस के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, ये समान तापमान पर एक रंगहीन गैस है। पहली बात यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा इसका? गलत है, क्योंकि मस्टर्ड समानता पर गैस नहीं है बल्कि एक गाढ़ा द्रव है और इसकी गंध सरसों जैसी होती है। उसके होने के कारण से मस्टर्ड गैस कहा जाता है। ये एक अत्यंत जहरीला पदार्थ है। एकदम सही बात है, जो त्वचा के संपर्क में आने पर बड़े फफोले पड़ जाते हैं। केवल दूसरा करेक्ट है, बी। क्वेश्चन 63 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में यहाँ पर जो सही होगा, इसमें अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं। सी यहाँ से क्या होगा? 63 का सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 64 है, सिलिकॉन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा बताना है। ये भूपर्पटी में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर तत्व है। 64 फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिलिकॉन एक उपधातु है जो कठोर और भंगुर क्रिस्टलीय होता है। इसमें अर्धचालक गुण होते हैं। ये भूपर्पटी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, ना कि पहला। सिलिकॉन एक कठोर भंगुर क्रिस्टलीय उपधातु है, सही बात है। और ये एक अर्धचालक है जो रेत काउच में पाया जाता है, सही बात है। आंसर क्या होगा? 2 और 3 करेक्ट है, ये बात सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है समूह विलोपन का एकमात्र कारक मानवीय गतिविधि है। पहला क्या होगा? 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि समूह विलोपन अपेक्षाकृत कम समय में बड़ी संख्या में प्रजातियों का विलुप्त होना की घटना बताता है और इसके प्रमुख कारण क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड होता है, उसका प्रभाव और व्यापक ज्वालामुखी विस्फोट, तीव्र जलवायु परिवर्तन तथा अन्य वैश्विक पर्यावरणिक परिवर्तन हो सकते हैं। सेकंड है, नैसर्गिक विलोपन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात करेक्ट है। नैसर्गिक विलोपन एक धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसे पर्यावरण के अनुकूल न रहने वाली प्रजातियों के समय के साथ साथ समाप्त होती रहती है। सेकंड करेक्ट है। ग्रुप से गलत कौन सा होगा? तो केवल एक। क्वेश्चन 66 नंबर है 66, क्या शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है? शहरी समुदाय की विशेषता में से कौन सी नहीं है? आमने सामने का संबंध, ये नहीं है, क्योंकि शहरी समुदाय एक घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है जिसमें लोगों के आधारित और संरचना का उच्च जनसंख्या होती है। शहरी समुदाय की विशेषता होती है कि जटिल जीवन, ठीक है, भौतिकतावादी, राइट, इनकी यहाँ पर प्रतिस्पर्धी जो लेकर के व्यक्तिगत उपलब्धियों पर जोर देना, चकाचौंध वाला जीवन है ना, ये सब यहाँ पर, न कि आमने सामने का संबंध। 67 है, सूची 1 सूची 2 को मैच करेंगे। आप बाउ का नियम क्या कहता है? देखो, जो आप बाउ का नियम है साइंस का है, ये होता है क्या? इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, ठीक है, आप बाउ का नियम बताता है ये। आगे हुंड का नियम, उप कक्षा के सभी कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरता है। और बोर का नियम क्या होता है? बोरबरी का नियम, ये कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र क्या होता है? 2n², ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से 67 का सी करेक्ट है। 68 नंबर है, अभिकथन है कारणार। मौद्रिक नीति निर्माण के लिए प्रायः कोर मुद्रास्फीति को हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक व्यवहारिक माना जाता है। पहला क्या होगा? 68 का पहला क्या होगा? सोचो। 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेडलाइन मुद्रास्फीति जो होती है ये क्या करती है? ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है और इसमें खाद्य और ईंधन जैसे अस्थिर घटक शामिल होते हैं। पहला करेक्ट है। सेकंड बात, सेकंड क्या होगा? हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन जैसी वस्तुओं के कारण होने वाले त्वरित उतार चढ़ाव शामिल होते हैं जो तत्कालिक झटकों से प्रभावित होते हैं। सेकंड बात, ये भी करेक्ट है और दोनों व्याख्या भी करते हैं। आंसर क्या होगा? 68 का ए करेक्ट है। 69 नंबर है 69, समतल दर्पण के अनुप्रयोगों पर विचार करना है। पारदर्शी उपयोग पनडुब्बी में पानी की सतह पर देखने को लिए किया जाता है। पहला क्या होगा? 69 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली बात सही है। बहुरूपदर्शी समतल दर्पण का उपयोग होता है इसमें, और समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। समतल दर्पण के बारे में सभी बात यहाँ पर सही है। आंसर क्या होगा? यही कारण है कि एम्बुलेंस पर अक्षर उल्टे लिखे आते हैं, ठीक है। और समतल दर्पण की एक मुख्य विशेषता है कि पार्श्व परिवर्तन होता है, इसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां दिखता है। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। 70, समस्थानिकों के संबंध में कौन सा सही है?
इनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, सही बात है, सही है। हाँ, 70 का पहला स्टेटमेंट सही है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं और जिनकी परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बता दो क्या होती है, समान, परंतु द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियर जो न्यूक्लियन होते हैं उसकी संख्या अलग अलग होती है। और किसी तत्व का रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होता है। तो क्या होगा, पहला करेक्ट है। सेकेंड, रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी समस्थानिक का व्यवहार अलग होता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनिकों की संख्या समान होती है, इसलिए इन अभिक्रियाओं का व्यवहार समान होता है, अलग नहीं होता है। सिर्फ वन करेक्ट है, सी। 71, संगठन और राज्य कौन कौन से देखते हैं 71 में। पहला है एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये क्या होगा, कोलकाता। आगे एक्सप्रेस गार्डन हो जाएगा महाराष्ट्र। गार्डन ऑफ मेडिकल प्लांट पश्चिम बंगाल। गवर्नमेंट बायोटेक्निकल गार्डन तमिलनाडु। करेक्ट आंसर 71 का बी। 72 नंबर है, मिश्र धातुओं के संबंध में विचार करना है। यदि किसी मिश्र धातु एक धातु पारद है या पारा उसे या मरकरी है, ठीक है, उसे अमलगम कहा जाता है। 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। लोहा पारा के साथ मिलकर आसानी से अमलगम बना लेता है, ये बात गलत है, क्योंकि सभी धातुएं अमलगम नहीं बनाती हैं और लोहा पारा के साथ मिलकर नहीं मिलेगा, इसलिए अमलगम का निर्माण नहीं करेगा, तो गलत हो गया। शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्र धातुओं की विद्युत चालकता गलनांक कम होती है, करेक्ट है। गलत पूछा है तो 72 का आंसर क्या होगा, गलत, ये हो जाएगा, ये गलत है दूसरा। 73 नंबर है, GRIHA गृह काउंसिल के बारे में कौन सा कथन सही है। गृह काउंसिल के बारे में जो सही है ये आंसर हो जाएगा, ये टेरी द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के आवासों के लिए स्थापित किया गया था, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में संपोषणी आवास से संबंधित वैज्ञानिकों और प्रशासनिक अंतरक्रिया हेतु एक मंच प्रदान करता है। इसे भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समर्थन प्राप्त होता है। ये रेटिंग प्रणाली निर्माण कार्यों में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती है, आंसर बी करेक्ट है। 74 नंबर आते हैं 74, इनमें से देखना है कौन सा कथन गलत है। निर्वात में प्रकाश की चाल जल के कांच की तुलना में अधिक होती है, पहली बात करेक्ट है। सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट से भी ज़्यादा कम का समय लगता है, 8 मिनट से भी कम का समय लगता है, ठीक है। 8 मिनट से भी कम का, सॉरी 8 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है ना, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, तो 8 मिनट से ज़्यादा हुआ, करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर परावर्तित प्रकाश 1.28 सेकंड पृथ्वी तक पहुंच सकता है, सही बात है, सभी सही है, आंसर सी। बोला गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं है। 75 उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। उत्तर वैदिक काल में व्यापारिक लेन देन के लिए मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था, पहली बात यहाँ से क्या है, करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही हो जाएगा। निष्क और शतमान इस काल के प्रचलित मुद्राओं के प्रकार होते थे, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है, जो आर्थिक प्रगति का संकेत बताती थी, दोनों बातें सही है, आंसर ए 75 का करेक्ट हो जाएगा। 76 भी देख लेते हैं, 76 तक हम लोग करेंगे, फिर बाकी पार्ट 2 में। 76 बोला है कि नीचे दिए गए अभिकथन और कारण। अभिकथन है, अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अत्यधिक स्थायी होती हैं और उनकी संयोजकता 0 होती है या शून्य होती है, पहला क्या होगा, 76 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ पर क्या 76 की करेक्ट हैं, क्योंकि हीलियम एकमात्र अपवाद है जो केवल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही स्थायी है, और कथन कारण दोनों यहाँ पर व्याख्या का सही कर रहे हैं, सही आंसर क्या हो गया, 76 का बी करेक्ट है। इस टाइप से हम लोग ने 76 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 77 से 150 तक हम लोग करेंगे पार्ट 2 में, और ये मेक आईएएस का फुल टेस्ट पहला है, ठीक है। एंड करते हैं, यहाँ पर कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, क्वेश्चन को लेकर अगर कोई डाउट रहता है आपको, ठीक है, तो वो टेलीग्राम पे पूछा करो, ठीक है, तो टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करो, तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो एंड करते हैं, और यहाँ पर आज हम लोग फोरम एस का एक पेपर और देखेंगे 25 क्वेश्चन वाला, जो अभी ज्योग्राफी का चल रहा है, सब टॉपिक का उनका भी। तो देखो डेली आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, जो टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक की पूरी लिस्ट बना लो, लिस्ट बना के सॉल्व करते रहो क्वेश्चन, साथ में उसको जाकर डीप में उसी टॉपिक को कवर करो, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से करना है।
एंड करते हैं यहाँ से। कुछ डाउट रहेगा पूछना आप कमेंट पे, और टेलीग्राम से जुड़ जाना अपना चैनल पर। यूपीएससी नॉलेज ट्रैक अपना चैनल है, ठीक है, यूकेटी, और एक अपना और चैनल है DUKT, दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक। तो दोनों ही अपने चैनल है, ये बैकअप के लिए चैनल बनाया, और आप दोनों पर देख रहे हो, DUKT में भी और यूकेटी में भी आप देखोगे। ये इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ वीडियोस यहाँ पर यूकेटी में नहीं अपलोड कर सकते हैं, वो DUKT में ही अपलोड करेंगे हम लोग, है ना, तो ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।